नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं वेरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार वेलकम। नमस्कार। जी, मैं डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, प्रिंसिपल फार्मेसी, मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की। आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का फार्मा लोग की टीम की तरफ से बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. ज्ञानचंद्रन जी, जो कि फॉर्मर फार्मासिस्ट सुपरवाइजर रहे हैं दिशा हेल्थ की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और वर्तमान में सर चीफ फार्मासिस्ट के पद पे बेंगलोर एलर्जी सेंटर में कार्यरत हैं। सर का कंट्रीब्यूशन हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में, एजुकेशन में, सेल्स में, रिसर्च में और एज ए फार्मासिस्ट भी रहा है, और सर का अनुभव हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सर, मैं आपका अपनी फार्मेसी टीम की तरफ से, फार्मा लोग की फार्मेसी टीम की तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूँ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अनुमति हो तो प्रश्न शुरू किया जा सके। सर, please tell our viewer about your primary education and your family background. कृपया आप ओके अपने ओके प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ओके। पहले मैं आपको सबको थैंक्स बोलते हैं। हमारा अमित शाह साहब, डॉक्टर संतोष वर्मा मुझे एक प्लेटफॉर्म में बुलाया फार्मेसी के ऊपर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सबको। अमित शाह साहब, संतोष वर्मा साहब और फार्मा लोग टीम का है। फार्मा लोग है बहुत फार्मेसी के लिए बहुत चीज करता है, आगे बढ़ाने के लिए हमारे इंडियन फार्मेसी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सारी दुनिया में होता है उस तरह फार्मा लोग और उनका टीम है, डॉक्टर संतोष वर्मा, अमित शाह, जो कुछ दूसरा भी आदमी है उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन सबको मुझे धन्यवाद है। वी वेलकम यू एवरी वन ऑफ यू इन दिस प्लेटफॉर्म टू नो अबाउट द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसिस्ट इन द हेल्थ केयर सिनेरियो। ओके। मैंने पहले, मेरा उम्र अभी हो गया 67। मैंने पढ़ाई से किया थोड़ा छोटी स्कूल में, कारपोरेशन स्कूल में पढ़ाई हुआ। उधर कोई नहीं, हमारा माता पिता कोई 10 रुपया था वो साल, 10 रुपया फीस वो जब जमा कर देगा हम भी पढ़ते थे। कोई हमको कोई सिखाए, कोई ट्रेनिंग दिया नहीं, कोई दिया नहीं, हम ही पढ़ाई किया, ऐसे ऐसे पास हो गया। बाद में अभी कैरियर टर्निंग पॉइंट करना है। अभी मेरा पढ़ाई सब कुछ हुआ है मद्रासी में, मद्रासी लैंग्वेज जो है उसको तमिल बोलते हैं, उसमें हुआ। तमिल में लैंग्वेज में पढ़ाई किया। बाद में वो इंटरमीडिएट +2 में सब वो 1 साल इंग्लिश में पढ़ा हुआ। बाद में मेरा डॉक्टर बनाने की इच्छा था, लेकिन डॉक्टर बनाने के वो समय क्या है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जो कुछ आगे बैठता है ना, एंट्री कमिटी बोलते हैं। वो समय मेरा अच्छा मार्क था, वो समय 70% था 1969-70 में, 70% आउट ऑफ 100 होता। लेकिन मुझे चांस दिया नहीं, मिला नहीं डॉक्टर होने के लिए। बाद में फार्मेसी को अप्लाई किया था। मैं फार्मेसी अप्लाई आने को देर हुआ। इन द मीन टाइम उस आगे मैं बीएससी जूलॉजी पढ़ने का चालू कर दिया। वो 3 महीने पढ़ाई किया, मदुरई में ही है। बाद में मुझे फार्मेसी में सिलेक्शन हो गया, जनरल कोटा में, मेरिट कोटा में। मैंने तुरंत करके मदुरई मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी को ज्वाइन कर लिया। वो समय 150 सीट है, एक 25 का 125 डॉक्टर है और 25 फार्मासिस्ट पढ़ते थे साथ साथ। 2 क्लास है, 75-75। इस तरह फार्मेसी मदुरई मेडिकल कॉलेज में किया। उसमें 1971 में फार्मेसी कोर्स चालू किया। उसमें चार साल का कोर्स है। 4 साल का पढ़ाई होना बहुत बहुत मुश्किल है। वो समय 4 साल का 7 साल में अंदर होता नहीं है। 7 साल का कोर्स कम से कम मिनिमम 5 साल 6 साल। कि मेरा दोस्त अभी 8 साल के बाद में पास करके आया, क्योंकि उधर डिसिप्लिन अच्छा होना है। डिसिप्लिन वो जितना फार्मेसी कॉलेजेस नहीं था, तो उसमें डिसिप्लिन होना है, पढ़ाई होना है, लेक्चरर्स प्रोफेसर्स को रेस्पेक्ट देना है और पंक्चुअलिटी होना है। जैसे पढ़े हम। मेरा भी 4 साल कोर्स 5 साल ही हुआ।
क्या हो गया उसमें, थोड़ा ये प्रोग्राम एक साल एक मैथमेटिक्स थोड़ा हमारा वीक है, इसलिए डॉक्टर होने था। उससे मैथमेटिक्स थोड़ा वीक था, लेकिन मैथमेटिक्स वो भी सीख लिया। यही बोलता है फार्मेसी है ना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ते हैं। तो बी फार्म किया, बी फार्म पास आउट हो गया। बाद में इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लिया एक साल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म, इंजेक्शन, लार्ज वैल्यूम पैरेंटल, जब बोलते हैं ना डेक्सट्रोज 5%, इंट्राविन आईवी फ्लूइड्स, वो सब बनाने में ट्रेनिंग किया, एक साल किया। बाद में थोड़ा फैमिली में थोड़ा फादर को मदद करना था थोड़ा, फैमिली बहुत बड़ा परिवार है, 12 भाई, नौ नौ भाई है, 2 बहन है। उनको थोड़ा सपोर्ट करने थे फादर के लिए, मैं कमाई करना था, इसलिए नौकरी के लिए गया। नौकरी किया, उससे फर्स्ट नौकरी मुझे मार्केटिंग में मिला है। वो समय वो स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल बोल के एक कंपनी था मद्रास में, उसमें मैं मार्केटिंग में गया, मदरी में मिल गया, मार्केटिंग किया, कमाई वो साल, 1,000 तनख्वाह है ना, वो बहुत बड़ा तनख्वाह है। 4 डिजिट सैलरी बोलता है, 1,000 रुपीज सैलरी इज वेरी बिग सैलरी दोस्त डेज, इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक टू 1 लाख 2 लाख नाउ डेज। तो 1,000 सैलरी में नौकरी चालू किया, थोड़ा परिवार को मदद किया। और आपको एक बात अभी बोलना है एक सब ऑडियंस के लिए, मैंने बी फार्म करके पहली बार है, फर्स्ट मेडिकल रब आफ्टर बी फार्म इन मार्केटिंग, मार्केटिंग किया पहली बार मैंने। बहुत अच्छा बिजनेस कर दिया, वो कंपनी में मुझे अवार्ड दे दिया, ऑल इंडिया स्टार रिप्रेजेंटेटिव 1977-78 में। तो ये बात है, मार्केट में जब डॉक्टर को सब की बराबर साइंटिफिक में आपको दवाई को बात करते हैं, उसमें कोई बोली लिटरेचर देते हैं, तो प्रोडक्ट का क्या क्या फार्मूला है, वो क्या काम करता है, उसको क्या फायदा होता है, ये सब डॉक्टर को समझाते हैं। अभी कभी कभी वो समय डॉक्टर हमारा होटल में आ जाएगा, मैं बोलूंगा हम ये मदुरई में आता है, मद्रास में आता है 3 दिन के लिए, डॉक्टर साहब हमारा कमरे में आ जाएगा हमारे पास, सुनेगा, वो कुछ सैंपल देता है, कोई हम बात करते हैं ना, वो दवाई के ऊपर वो सुनेगा, उसके वो बच्चों को फायदा पब्लिक को दे देगा। उसको बीफार्म किया, बाद में एकेडमिक में आ गया। तो परिवार हो गया, शादी हो गया, तो बच्चों को देने को देखना है, इसलिए बोलते हैं मार्केटिंग में थोड़ा घूमना पड़ता है, इसलिए हो गया अकेडमी में आ गया, बीफार्म किया। बीफार्म में वो मदरी में ये फार्मेसी कॉलेज था, अल्ट्रा कॉलेज फार्मेसी बोल के, उधर लेक्चरर बनाया। वो लेक्चरर बनाते समय वो हमारा चेयरमैन बोल दिया, वो हमारा टीचर था, आप एम फार्म कर लो, एम फार्म कर लो बोल दिया। अच्छा, मैं एम फार्म अप्लाई किया, कितने साल, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद एम फार्म किया। वही मदरी मेडिकल कॉलेज है, हमको मेरिट में मिला है। उनको तनख्वाह वो समय मेरा 1996 में एम फार्म किया, तो वो समय 3,500 हमको स्टाइपेंड दे दिया एक महीने को। तो 2 साल किया, वो रिसर्च किया, वो एम फार्म होने के बाद में हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया में और फार्मासिस्ट पोस्ट मिला है। पहली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में फार्मासिस्ट पोस्ट किया। मैंने बोला है मिनिस्ट्री को, मेरा पढ़ाई ज्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तब हम बच्चों को ये दवाई देने का काम है, जरूरी है, लेकिन हम दूसरी फार्मासिस्ट को भी दवाई के ऊपर समझाना है, इसलिए थोड़ा मेरा प्रमोशन करो बोला है। वो भी क्या किया, मान लिया, मान के मुझे एक 30-25 हॉस्पिटल को इंचार्ज बन दिया। फार्मासिस्ट को दाना है, फार्मासिस्ट कैसे मेंटेन करता है, दवाई कैसे देता है, दवाई बीमारी पेशेंट्स के बाद कैसे बात करना है, क्या क्या बोलना है, सब उसे वो चेक किया, वो किया फार्मासिस्ट। 10-15 साल से ऊपर बहुत हो गया। देखो अभी एक बात अभी बोलना है, एक समय में एक हॉस्पिटल जाता है, बीमारी जाता है, पहले वो मेडिकल रूम जाएगा, उसका फाइल ले लेगा, और बाद में वो नर्स में जाएगा, वो नर्स वो चेकिंग करेगा, उसका टेम्परेचर क्या है, बीपी क्या है, वो सब देख के डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर उसको ये बीमारी है, ये डायग्नोसिस बोलेगा, बाद में प्रिस्क्रिप्शन देगा। तो प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद अंतिम टर्मिनल अंतिम में फार्मेसी में आता है। वो फार्मेसी में पेशेंट आने से में बहुत दिमाग डल से आता है,
तो क्या रे मेरा बीमारी हो गया, कैसे होता, क्या होता, क्या करते पड़ा। उसको हम फार्मासिस्ट है ना, टर्मिनल पॉइंट में उसको बोलते गए आपका बीमार कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, ये दवाई मैं दे दूंगा, ये दवाई ऐसा खाओ, इतना दिन खाओ, ऐसे ऐसे बोल के उसको दिमाग आगे बढ़ेगा। उसको बोलता है साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, साइकोलॉजिकली वी मेक हिम हैप्पी। हर हर इंसान को दिमाग बीमारी होता है, थोड़ा कम्युनिकेबल डिसीज होता है, थोड़ा परमानेंट डिसीज होता है, उसको अच्छी तरह बात करके उसको हैप्पी करो, पेशेंट को हैप्पी करो, कॉन्फिडेंस करो, वो बहुत आदत बीमारी हट जाता है। दूसरा आधा बीमारी हमारा दवाई भी काम करता है। वो टर्मिनल पॉइंट में फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो सब किया, तो उसके ऊपर वो मिनिस्ट्री हेल्थ भी वो बहुत खुश हो गया। उधर एक गोल्डन अवार्ड भी दिया, वो हमारा अमित साहब चपार है। ऐसा हो गया। बाद में परिवार 2 बार बोलता आ जाओ, कितने बार आप बाहर दुनिया में रुकेगा, ये एक आ जाओ इंडिया में आ जाओ बोल दिया। इंडिया में आने के बाद क्या बोलता है, पढ़ाई अच्छी, अभी ये बोलूंगा, पढ़ाई का कोई एंड नहीं है। देर इज नो एंड फॉर लर्निंग, देर इज नो एंड फॉर लर्निंग, ऑलवेज स्टडी स्टडी, नॉलेज करना है। उसके बाद मेरा उम्र वो समय था 55, 52, 53, पीएचडी किया। पीएचडी किधर किया, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्वालियर में था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उधर पीएचडी किया। पीएचडी इन केमिकल वारफेयर एजेंट्स, जो बोलते हैं टीयर गैस कॉम्पाउंड्स बोलते हैं। जब कोई लोग वायलेंस होता है, वायलेंस होने समय वो टीयर टीयर गैस डाले गए ना, उसमें किया। उसमें भी अच्छा मॉलिक्यूल्स ये किया गया, वो न्यू न्यू मॉलिक्यूल्स बनाया, दे दिया। उसके बाद कॉलेज में काम, वो समय ग्वालियर में ही मैं कॉलेज में काम करते थे, प्रणव कॉलेज ऑफ फार्मेसी बोल के ग्वालियर में है, वो आरएनएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उसने प्रिंसिपल का काम किया था। उसके बच्चों को पढ़ाई भी करते थे। जब प्रिंसिपल कोई काम बहुत ही कैश लेता है, लेकिन मैंने बोला मैं बच्चों को क्लास लेना है जरूर, एक दिन के लिए कम से कम 1-2 क्लास ले लूंगा, उसको बच्चों को जरा अच्छा आगे बढ़ाया। इस तरह मेरा पढ़ाई हुआ। अभी भी मेरा नौकरी में है, अभी बेंगलुरु एलर्जी सेंटर है। तो बेंगलुरु एलर्जी होता है किसी बारे में होता है, कोई डस्ट में होता है, कोई पोलन ग्रेन में होता है, कोई इंसेक्ट में होता है। एलर्जी क्यों होता है, एलर्जी के कारण क्या है, एलर्जी का मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन देना है, वो समझाना है उसको। अच्छा, हम एलर्जी के लिए हम देते हैं वो तो क्या बोलता है, सिर्फ सेट्रिजिन, क्लोरफेनिन वाली है। ये उधर बेंगलुरु एलर्जी सेंटर में क्या करते हैं, एलर्जी का क्या कारण है, किसके बारे एलर्जी आ गया, उसको हम टेस्ट करेगा। इस टेस्ट करके अभी देखो, आप मान लो अभी आपको एलर्जी पोलन ग्रेन से आता है, इसलिए हम क्या गया पोलन ग्रेन। आपको मालूम है संतोष वर्मा, कोई वैक्सीन एलर्जी है ना, हमको वैक्सीन क्यों देते हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे अभी, एलर्जी का काज क्या है, एलर्जी के कारण क्या है, वो देख लेना है। उसको थोड़ा ब्लड टेस्ट करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट, क्या फूड के ऊपर आ गया, नहीं तो डस्ट के ऊपर आ गया, नहीं तो इंसेक्ट से ऊपर आ गया, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करके फूड वैरायटी, तो जो कुछ फूड एलर्जी हो तो वो लेना ले लो, कोई ड्रग एलर्जी हो तो डोंट टेक दैट मेडिसिन। अभी बहुत ज्यादा एलर्जी किसके ऊपर आता है, डस्ट है ना, डस्ट एलर्जी ज्यादा आता है। उसको एलर्जी के लिए हम एक दवाई तैयार करके देते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। जब कोई डस्ट एलर्जी में 3 चीज होता है, डस्ट एलर्जी में डस्ट माइट्स बोलते हैं, जैसे बेड है, पंखा है, कर्टेन है, उसमें डस्ट होता है, उसमें डस्ट है, माइट्स होता है। वो 3 टाइप्स ऑफ माइट्स होता है, डिफरनी, ब्लोमिया, डीपीटी। तो उसको पकड़ के उसका पकड़ के उसको उससे हम एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन बनाता है। कैसे, उसका फैट निकाल के, वो एलर्जन एक्सट्रैक्ट्स निकाल के, एलर्जन टैबलेट बना के बच्चों पेशेंट को सब लिंगुअल डोसेज फॉर्म में देता है। ये दूसरी टाइप ऑफ वैक्सीन टाइप है। जैसे हमारा शरीर का इम्यूनिटी एनहांस करना है, ग्लाइकोप्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन को एनहांस करना है। वो बोलता है ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा 4 तरफ होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन बी।
ये इम्यूनोग्लोबुलिन GM बहुत ज्यादा है, एंटीबॉडीज जो बाहर से आता है ना, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स, उसको फाइट करेगा। जो बाहर से आने वाले को एंटीजेंस है, हमारा एंटीबॉडी उसको फाइट करके एलर्जी कम करेगा। जब एलर्जी IG इम्यूनोग्लोबुलिन G का काम है, ये जब कम होता है ना, दूसरा ग्लोबुलिन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन E, वो रिएक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन है। वो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करके हमारा रिसेप्टर्स है ना, H1 रिसेप्टर्स, उसको एक्टिवेट करेगा। उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको साइटोकाइन स्ट्रोम, उसको हिस्टामिन रिलीज कर देगा। जब आपको इन्फ्लेमेशन आएगा, आपको मालूम है इन्फ्लेमेशन, काला, रूबा, ट्यूमर, डॉलर, itching, burning, swelling, then finally it may go to anaphylactic shock. लाइक जैसे पेंसिलिन, आपको मालूम है पेंसिलिन का बहुत मिरेकल मेडिसिन था, लेकिन रेयर केसेस ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक था पेंसिलिन का। तो वो सिर्फ टेस्ट करके, तो अभी देखो डस्ट माइट, आपको कोई किसके ऊपर डस्ट आया, वो माइट को देख के वो देगा सबलिंगुअल टॉक में, एक दिन में एक बार खाना है और 3 साल तक खाना पड़ेगा। लेकिन जब 3 साल खाएगा, आपका अपन इम्यूनिटी ज्यादा करके आपको टॉलरेंस लेवल ज्यादा पड़ेगा। ये हम काम करते हैं इम्यूनिटी बैंगलोर एलर्जी सेंटर में। तो बार ऐसे होता है। और आप अभी पूछो सर, आपने बहुत ही अच्छा अपने जीवन के सफर को बताया, और इससे हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा फायदा आपके अनुभव से हमें मिल रहा है। सर, यहाँ पे एक बात जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो वो ये है कि जब आप विद्यार्थी थे तब और आज की फार्मेसी की पढ़ाई में आप किस तरह का अंतर पाते हैं? What are the changes you found in pharmacy education at your study time concerning today? Please, sir. Okay, thank you, Dr. Verma, sir. See, during my study times in the year about 40 years before, we have to attend the classes regularly, listen to the lecturers, take notes what they are telling. Because those days there is no Google, there is no software, there is nothing is there. Only library was there, library book. That too we will not get all costly books. Pharmacy books are very costly. For example, Goodman Gilman pharmacology books, if you want buy, it is costing around 10,000 or 6,000. So we cannot afford those books. तो मिनिमम बुक, मेन थिंग वो समय हमारा कॉलेज में जाके लेक्चर, हर एक लेक्चर थियोरी प्रैक्टिकल अटेंड करना है। और दूसरा चीज है, मिनिमम अटेंडेंस 85% होना है। जब 85% नहीं होता, उनको एग्जाम जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, हॉल टिकट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा इंफॉर्मेशन है। हम जाते हैं, नोट्स लेते हैं ना, उसके ऊपर में पढ़ते थे। बाद में क्लास होने के बाद लाइब्रेरी जाएगा, लाइब्रेरी से एक किताब लेके वो सब भी नोट्स ले लेगा। जो कुछ छोटा टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिक्स बाय कूपर एंड गन, डिस्पेंसरी फार्मास्यूटिक्स, बेंडलीज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब बहुत महंगा था, इसलिए हम वो सब अब मान लो हमारा क्लासेस 9 बजे होता है, 4 बजे 4, 4:30 को खत्म हो गया, उनके पास लाइब्रेरी जाएगा 8 बजे तक। लाइब्रेरी में बैठ के वो उधर पढ़ेंगे, उधर से नोट्स ले लेंगे। वो किताब में उसकी हार्ड कॉपी होता है, उसमें ऊपर पढ़ाई किया, पढ़ाई करके हम बीकॉम करके आया। आजकल बच्चों को ये फायदा अच्छा हो गया। अभी आप देखो, जो कुछ आपको बना है वो गूगल में जाओ, डालो, आपको मिल जाता है। बट ये क्या होता है, बच्चों ये सोचता है हमको सब कुछ गूगल में, हमको क्यों क्यों क्लास जाना है, क्यों लेक्चर जाना है, क्यों कॉलेज जाना है, वो बोलता है, ऐसा सोचता है। मैं बच्चों को अभी बोलना चाहता हूँ, अभी न्यू जनरेशन को, आप देख लो गूगल में, जैसे आप दोनों बात करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना, आंख से आंख बात करता है, जो कुछ हम बात करता है ना, वो बच्चों को दिमाग से सीधा जाता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यू गो टू द गूगल, गेट द इंफॉर्मेशन, attend the classes regularly so that your knowledge enhance will be more, you will get बहुत knowledge मिलेगा। यही ये फर्क है पिछले साल
और nowadays न्यू जनरेशन। अभी एक लॉकडाउन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में अटेंड करो, ऑनलाइन में अटेंड करो। अब देखो हम दोनों बात करते हैं ना, हमको हमको मैं आपको देखता हूँ, आप मैं मेरा को देखता हूँ, हम दोनों को एक्सचेंज होता है, आइडियाज होता है। इस तरफ ऑनलाइन में अटेंड करो, नोट्स लिख लो और पढ़ाई करो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एजुकेशन एंड द करंट सिनेरियो। सही कहा सर आपने। तो पहले की पढ़ाई और की पढ़ाई में जो तकनीक का समावेश हुआ है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गया है, इसकी वजह से फर्क पड़ा है। बच्चे जरा क्लासरूम का इम्पोर्टेंस देते तो हैं, लेकिन अब उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे कि हमारे आपके टाइम में हमने किया था, लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंस को समझा था। बच्चों का लाइब्रेरी जाना पहले से काफी कम हो गया, ये तो हम मानते हैं। जबकि लाइब्रेरी में किताबों की संख्या अच्छी खासी है, चाहे वो काउंसिल के फार्मेसी काउंसिल की वजह से ही क्यों ना हो। तो किताबें हम रेगुलरली मंगवाते हैं और बच्चों के लिए ही, लेकिन उनकी एक्सेसिबिलिटी पहले की तरह नहीं रह पाई है, तो बच्चों को भी इस पे ध्यान देना होगा। तो सर अगला प्रश्न याद है तो मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, यू स्पेंड अराउंड मोर देन 5 decades टू द फार्मेसी फील्ड। तो आप इस अपने 5 दशक के करीब का जो अपना सफर है, इस सफर को आप किस रूप में अपने लिए देखते हैं फार्मेसी के फील्ड में? Would you please once again just explain little in English? हाँ सर, you spend around more than 5 decades to the pharmacy field. How can you see your journey during this period? दैट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा 50 साल हो गया अभी ये फार्मेसी से। मैं इस फार्मेसी में सारी डिपार्टमेंट जाके आ गया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं था, थोड़ा 1 साल 2 साल मैन्युफैक्चरिंग में किया, बाद में मार्केटिंग में था, बाद में एकेडमी में था, बाद में हॉस्पिटल फार्मेसी में था। हॉस्पिटल फार्मेसी इधर नहीं, बाहर दुनिया में था। बाद में क्लिनिकल फार्मेसी था उधर, वो भी उधर ही क्या डॉक्टर को समझा दिया ये दवाई क्या क्या करता है। फार्मेसी बाद में उधर एकेडमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ गया। बहुत चीज किया ना मैंने, बहुत बहुत चीज किया। दवाई को अच्छा अच्छा दवाई बनाना है, तो एक ही मोटा है, पूरी एक ही हमारा दिमाग में लगा है, अच्छा दवाई देना है हमारा सोसाइटी को, सारी दुनिया में अच्छा दवाई देना है उनको, क्वालिटी मेडिसिन देना है और उसको समझाना है ये मेडिसिन का क्या होता है, कैसे होता है। जो फार्मेसी जो कुछ मेडिसिन डॉक्टर के बाद पूछ लो और फार्मेसी के पास जाओ, तो फार्मासिस्ट बोलेगा ये दवाई ये ऐसे काम करता है, कितना दिन खाओ। ये बहुत अच्छा कोर्स है फार्मेसी, ये वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स है। उसको बच्चों को बहुत फायदा है। हम जब बीकॉम बीफार्म पढ़ता है ना, वो डॉक्टर के समान मान लेता है, इक्वल टू डॉक्टर्स। बीफार्म ग्रेजुएट फार्मासिस्ट आर इक्वल टू डॉक्टर, दैट इज सोसाइटी में कम्युनिटी में ऐसा ही फीलिंग होता है। वो जानता है फार्मासिस्ट को सब सब कुछ मालूम है दवाई के ऊपर, ये दवाई क्या के लिए देता है, किसके चीज के लिए देता है, क्या के लिए देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, फार्मेसी कोर्स है। मैं पहले ही बोला है, ये फार्मेसी से मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, so we can listen to the patients केयरफुली। अच्छा पहले हम पेशेंट्स को सुन लेना है, हाँ उसको क्या होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, उसको प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसको क्या बीमारी है, अब हमको मालूम हो जाता है ये पेशेंट देखने के समय उसको क्या बीमार है। कोई कंजंक्टिविटीज, कोई कामल्ड है, कोई रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन है, किसी को मेंटल डिप्रेशन, सब हमको फेस टू फेस देखने समय हमको मालूम हो जाता है। तो जो फार्मेसी कोर्स है ना, वेरी वेरी यूजफुल कोर्स, बिकॉज हम पेशेंट्स को हेल्थ के ऊपर देते हैं, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंस बहुत है। मेरा 50 साल से बहुत खुश है। अभी हर एक पेशेंट को मैं देखूंगा, जो कुछ हमको मालूम है पेशेंट को, उसको पॉजिटिव एनर्जी, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा साइकोलॉजी डेवलप करेगा, थोड़ा मेडिसिन देना है। मेडिसिन डॉक्टर के हमारा, हम तो फार्मासिस्ट है, डॉक्टर ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर क्या मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन को हम पेशेंट को अच्छी बारे में देना है,
उसको दवाई का ऊपर समझाना है। तो दिस फार्मेसी कोर्स इंडिया इज एक्सेलेंट एंड इंडिया, अभी अभी बोलना है, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है फार्मेसी का। फार्मेसी का बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। 50-40 साल से पहले देखो डॉक्टर्स हमारा फार्मा मेडिसिन दवाई के लिए ग्लैक्सो फार्मास्यूटिकल्स, फाइजर, मेर्क सापडूम, ई मेर्क, सब फॉरेन कंट्रीज, डॉक्टर को उनको उसके ऊपर भरोसा था। आज बदल गया। अभी देखो सन फार्मा, लुपिन लैबोरेटरीज, अभी लुपिन लैबोरेटरीज, ग्लेनमार्क, ऐसे इंडियन कंपनीज है ना, वो बहुत एक्सेलेंट ग्रोथ हुआ, सुपर ग्रोथ। एंड सारी दिन अभी देखो पैंडेमिक में, कोरोना में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए अमेरिका हमसे मांगते हैं, अमेरिका हमसे मांगते हैं हमको ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बन के दे दो, 2 करोड़ टैबलेट। ऐसा ये फार्मेसी का बहुत डेवलप हुआ इंडिया में, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा। और इंडिया फार्मेसी फार्मास्यूटिकल हब हो गया फार्मेसी एजुकेशन के लिए। मैं जब ग्वालियर में काम करते थे, जब बाद में विजयवाड़ा में काम करते, डीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। अब उधर क्या होता है, बेंगलुरु में काम किया, उधर उधर सऊदी अरेबिया, यमन, मिडिल ईस्ट कंट्री पीपल्स, दुबई, उधर से स्टूडेंट्स आता है, क्योंकि ये इंडिया में वो समझता है इंडिया का फार्मेसी एजुकेशन अच्छा है, सस्ता है, अच्छा भी सस्ता भी है। ये कैसे हमारा स्टूडेंट्स वो जैसे मैं हूँ, जैसे उन बच्चों को अच्छा पढ़ाई देते हैं ना, वो उन देश को जाके बोलते हैं ये कॉलेज में जाओ, ये प्रोफेसर है, ये अच्छा पढ़ाई देता है, हाँ, अच्छा शिकायत करता है, मदद करता है। हम बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को दिमाग को आगे बढ़ाना है, यही करता है। तो इसलिए ये फार्मेसी कोर्स का बहुत बहुत प्रोग्रेशन है इंडिया को, और थोड़ा है वो आगे बढ़ेगा भी, और आगे बढ़ने वाला है इंडिया को। जैसे जो सारी दुनिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तरफ है, उस तरफ को इंडिया आएगा, और 2025-2030 में बहुत अच्छा आएगा इंडिया का फार्मेसी प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अपने एक्सपीरियंसेस को एलेबोरेट करके हमारे ऑडियंस को बताया सर। वाकई ये सबके लिए प्रेरणादायी है। तो सर अगला प्रश्न इसी से संबंध रखता है कि सर आप हम सभी के लिए एक जीवंत प्रेरणा स्रोत, लिविंग लेजेंड की तरह हैं। तो सर हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए रोल मॉडल फार्मेसी में कौन रहा है, इसके बारे में हमारे ऑडियंसेस को बताएं। रोल मॉडल ऑफ फार्मेसी फॉर यू सर। बहुत बहुत अच्छा अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रोल मॉडल, मैं पढ़ाई करने समय मेरा कोई एक लेक्चरर था, भाई नेम सुब्रमण्यन नायनार, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो कोई हाथ में कोई नहीं आएगा, नो नो नथिंग, नो नोट्स, नो बुक्स, ऐसा ही वो केमिस्ट्री पढ़ा। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, ऐसा हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल, ये टोल्यूइन है, ये वो रिएक्शन आता है, कैसे होता है, पैरासिटामॉल, सब ऐसे ही लिखते जाएगा। वो थोड़ा एकेडमिक में एक्सपर्ट है, वो एक्सेलेंट टीचर है। तो लाइक दैट he has given me lot of motivation, inspiration to go ahead in the academic research, all those things। उसके बारे में चीज अभी एक बताना चाहता हूँ। अभी हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है ना, बी सुरेश, उसका बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट। he has changed the scenario of pharmacy program, he has changed the importance of pharmacy, he has gone to many countries, what they are doing। तो हॉस्पिटल फार्मेसी एम फार्म पहले इंडिया में हमारा सुरेश साहब से ले आया गया, क्लिनिकल फार्मेसी लेके आया गया, अभी मान लो अभी फार्म डी वो डॉक्टर सुरेश साहब से लेके आ गया। तो सारी दुनिया में होता है, इसे किया। अच्छा, ये मैं आई टेल यू, डॉक्टर बी सुरेश इज वन ऑफ द रोल मॉडल, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर मेनी ऑफ द फार्मेसी स्टूडेंट एज। एंड दूसरा पर्सन फार्मेसी मेंटर, मैंने में एक सीनियर था, इस नेम उनका नाम है डॉक्टर परंजोधी, डॉक्टर के के परंजोधी। वो भी बी फार्म मेरे कॉलेज में किया, मेरा सीनियर था। उबर अभी वो हो गया अभी 72-74। वो बहुत दिमाग अच्छा है, वो कभी भी नहीं रेस्ट ले लेगा, वो सोच से रहेगा।
वो तो इंडिया में जगत फार्मास्यूटिकल में था, 25 साल टेक्निकल डायरेक्टर। उसमें वो बहुत दवाई इन्वेंशन किया। देखिए बोटोफिस, सिनेक विनम वो डेवलप किया। सिनेक विनम डेवलप करके वो जो हो गया, बहुत दवाई वो जगत फार्मास्यूटिकल में डेवलप किया। जैसे आप पीते हैं ना, वो अभी ओआरएस लिक्विड टेट्रा पैक में लेके आ गया। हाँ? अभी स्माइल जूस बोलता है, वो मार्केट में मिलता है। ऐसे ही वो उसका वेरी नॉलेज पर्सन है। मैं कभी भी उनके पास बात करते रहता हूँ। वो अभी 75 हुआ, रिटायर हुआ नहीं। वो इंडस्ट्री बेंगलुरु में अभी है, डॉक्टर परंजोति बेंगलुरु में है। 2-3 इंडस्ट्री के लिए कंसल्टेंट हो। अभी एक बात बोलूंगा परंजोति के ऊपर, वो 60 ईयर्स रिटायरमेंट हो गया, बाद में वो अमेरिका गया। नोवल 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 लेबोरेटरी अमेरिका में गया। उधर जाके 5-6 पैटर्न लेके आ गया। 5 साल उधर था, अभी इंडिया में आ गया। वो दूसरा रोल मॉडल है मेरे के लिए। और अनदर रोल मॉडल, ही इज एक्सेलेंट जीनियस, ही इज वर्किंग इन DRDE में। इधर में PhD किया है ना ग्वालियर में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिश, डॉक्टर विजय राघवन। वो बहुत बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत इंटरेस्ट जीनियस पर्सन है। ही हैज डेवलप्ड मस्कीटो रिपेलेंट्स, mosquito insect mosquito repellents. We should not kill anybody, we should only repel. Like so he has given where I have done my PhD. So right there 2-3 people are there. And uh, these are the two people who can, many people are there, but to highlight to these people are a role model, no? थैंक यू सर। आपने और संतोष वर्मा अभी देखो, अभी रोल मॉडल आप मैंने बोल दिया ना। इसी तरह थोड़ा रोल मॉडल मेरे को थोड़ा बच्चों रोल मॉडल लिया है, स्टूडेंट्स है, वो रोल मॉडल लिया है। वो अभी अच्छे अच्छे तरीके में बाद में बोलूंगा वो कौन कौन है, क्या क्या करता है अभी। हाँ, डेफिनेटली सर, यू आर लिविंग लेजेंड फॉर आवर sir, next question. Uh, this is somewhat personal. If you allow us, then I ask you about this question. Sir, how you can balance in between personal life and professional life in your busy schedule? अच्छा क्वेश्चन है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आई मीन एनलाइटिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी रेल ट्रैक जाता है, रेल गाड़ी जाता है ना, रेल गाड़ी कैसे जाता है, ट्रैक में जाता है। 2 ट्रैक में जाता है, 2 ट्रैक पैरेलल में जाएगा, 2 ट्रैक बच जाए आगे बढ़ते रहेगा। तो ये अभी हमको प्रोफेशन होना है, प्रोफेशन है ना। वही अच्छी पहली बात, जब प्रोफेशन वो हैप्पी होता है, ऑटोमेटिकली पर्सनल में हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जिंदगी कभी भी खुश रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। उसको हमारा बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाई दिया, सब इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है, 4 बच्ची है मेरे को, बच्चों कोई नहीं, 4 बच्ची हैं। सब डॉक्टर, 2 डॉक्टर हैं और 2 इंजीनियर्स हैं। सब उनका उनका काम, शादी परिवार शादी कर दिया सबको। मेरा बीबी मुझे अच्छा मदद करती है, वो भी अच्छा मदद करती है। इसलिए हम प्रोफेशन को पहले अच्छा इन्वॉल्वमेंट करो। प्रोफेशन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, जब ऑटोमेटिकली आप पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हैप्पी आ जाएगा। तो हैप्पीनेस, जैसे हम बोले ना रेलगाड़ी जाता है 2 ट्रैक में, ऐसे ही प्रोफेशन बाकी होता है, ऑटोमेटिकली पर्सनल लाइफ आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है वर्मा जी। सर, आपने बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात बताई। ये हम सभी यंगस्टर्स के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बैलेंस कहीं ना कहीं खो देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इतने बिजी हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ पीछे रह जाता है, सोसाइटी में भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। तो आपने बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में बहुत बड़ी बात आपने बताई। डेफिनेटली सर, ये हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। सर, एक और जो समसामयिक यानी अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है, जिसमें सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, कोविड-19 पेंडेमिक का शुरू हो गया, तो इसमें देखा जाए तो पूरी मैनकाइंड इससे सफर कर रही है, सभी परेशान है बहुत ज्यादा। और साथ ही इस दौरान जो पूरी दुनिया जो फार्मासिस्ट की कंट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट भी कर रही है। आपने भी बताया कि किस तरीके से दवाइयों की मदद से हमने पूरे वर्ल्ड लेवल पे करी है। इंडिया अपने आप में काफी कुछ अच्छा पोजीशन लेके आया है। तो मेरा सर यहाँ पे आपसे
जानना है कि इस दौरान आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं कोविड 19 के दौरान, अभी जो चल पिछले साल का है या अभी करंट भी चल रहा है, तो ये अपने एक्सपीरियंसेस इस दौरान के कुछ शेयर करें जो आपने फील किए। अच्छे सवाल है ये। तो अभी सारी दुनिया ये कोविड 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 बात करता है। पहली बात बोलूंगा, ये कोविड वायरस है, कोरोना वायरस। देयर आर मेनी वायरसेस, ऐसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस एंड अदर इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया। ये कोरोना वायरस क्या होता है, वायरस किधर से आया? वुहान से आया। और वुहान से कैसे आया पता नहीं, कैसे आया हमें, लेकिन हमारा सोसाइटी को बहुत दिक्कत देता है। तो क्या होता है, कभी हम मीन क्लोज कांटेक्ट में, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, कोई बात करता है, काफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, वो वायरस बाहर निकल के आता है। बाद में हम हमारा नोज में जाके, उधर अंदर जाके, वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके, उधर एल्वियोले है ना, उधर एस इनहिबिटर उसको उसको पकड़ देता है। पकड़ के उसको हम फाइनली क्या होता है, पहले हमको थोड़ा हेडेक आएगा, बीमारी आएगा, टायर्डनेस आएगा, फीवर आएगा। बाद में ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वीजिंग आएगा उसको। ये कोरोना वायरस क्या फेटल में वायरल निमोनिया कर देगा, तो अलवेले नहीं काम करेगा। तो यही है कोरोना का प्रोग्रेस ऑफ कोरोना टुवर्ड्स मीन डिसीज डेवलपमेंट। ये अभी कोरोना का क्या करना है हम लोग, कोरोना के लिए क्या क्या अभी कोरोना के लिए कोई दवाई देखा नहीं अभी तक। हम ट्रायल एंड एरर में देते हैं, थोड़ा रेमडेसिविर, फैबिफ्लोविर, जो जो कुछ देता है ना, वो तो अब मंडी देसी ट्रायल एंड एरर मेथड में देते हैं। तो इसको क्या होना है, हमारा फर्स्ट, हमारा शरीर को, मैं पहली बात करने समय बोला, हमारा इम्यूनिटी क्या है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा होना है। उसको ज्यादा होने के लिए हम क्या करना, पहले वही करना है। वो करे तो बाद में दवाई दे लो, हम दे देगा। अब देखो, पहले इम्यूनिटी कैसे करना है, पहले हमको योगा करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होना है, जैसे सूर्य नमस्कार और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ऐसे ऐसे नाक बंद कर लो, एक बात से आवाज मीन हवा ले लो, छोड़ दो, बाद में इधर से ले लो, दूसरी दूसरी नॉस्ट्रिल में छोड़ो। ऐसे ही थोड़ा तो कुछ अंदर है ना, वो बाहर निकले। ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक करना है, और दूसरा है कपालपति बोलता है ना, वो करो। वो सब थोड़ा जो कुछ अंदर एक करने समय हम अकेले करना अकेले करना है, ग्रुप में नहीं करना है। और कोरोना के लिए थोड़ा प्रिकॉशन मेजर, प्रोफाइलैटिक मेजर ही है। वी हैव टू, कोरोना वैक्सीन हम देते हैं, अभी डेवलप कर लिया, लेकिन उसको भी देना है, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस करना पड़ेगा। अभी 60-70% हो गया मीन रिकवरी बोलता है, और पोस्ट मार्केट सर्विलेंस देखना पड़ेगा। अभी फर्स्ट डोज, 2 डोज बोलता है, अभी ये भी रिसर्च चलता है, दूसरा ये एडिशनल बूस्टर डोज भी देना पड़ेगा होता है। तो ये कोरोना कोविड है ना, अभी मैं न्यूज पेपर में पढ़ता हूँ, मीडिया में देखता हूँ, बहुत प्रॉब्लम करता है, particularly in India nowadays. A second wave is giving a lot of problem. So my opinion to society, my message to society, you try to be self lockdown, try to be self lockdown। ये आप अपने ही घर में रहो, घर से ऐसे हम होता है, बातचीत होता है, कोई चीज से बात करना है, मोबाइल से बात कर लो, टेक्नोलॉजी को यूज कर लो। और फर्स्ट करना है, मास्क लगा के बाहर जाना है, और ग्लव्स लगाना है, एंड हैंड वॉश करना है। कैसे है, 20 मिनट का ऐसा 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 सोप सॉल्यूशन से करना है। 20 सेकंड्स के लिए करना है। जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो, बाद में ऐसा 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 करो, ऐसा ऐसा करो। तो 20 सेकंड से ऐसे ऐसे करते रहना है। बाद में वॉश करो, और आगे पीछे वो सैनिटाइजर यूज करते रहना है। पर्सनल हाइजीन होना है, डिफिकेशन अच्छा होना है, शरीर में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, ये सब करते रहो। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर्स बोलता है ना, मैं एक रिसर्च सोसाइटी में मेंबर हूँ, उधर हम थोड़ा नेचुरल मेडिसिन, चिंकोना बार्क है, उधर से हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लिया।
मलेरिया के लिए। वो चिंकोनाबार्क से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो भी अभी प्रोटोकॉल में है, आईसीएमआर प्रोटोकॉल में क्या है कोरोना के लिए, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अजिथ्रोमाइसिन एंड देन सपोर्टिव मेडिसिन। अभी डॉक्सीसाइक्लिन, अभी दूसरा एक अभी देता है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन है, वो भी एंथलमेंटिक है, एंथलमेंटिक, आइवरमेक्टिन इज एंथलमेंटिक, दैट इज ऑल्सो इन द प्रोटोकॉल। ये सब जो लेते रहना है, अब बहुत महंगा है ये, बहुत कॉस्टली है ट्रीटमेंट है, क्योंकि कोई दवाई मिला नहीं। तो जब को मार्बिडिस होता है, जब किसी को डायबिटीज मेलिटस, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को कुछ मीन कैंसर पेशेंट, उनको थोड़ा डैमेज ज्यादा होता है। मैंने मैं पर्सनल केस में देखा है, किसी को कोई मीन लंग ऑलरेडी डैमेज होता है ना, उनको डैमेज वेरी फास्ट हो जाता है। इसलिए हम ये कोरोना के लिए हम अच्छा हमारे लिए, वो बोलता है मुझे को कोरोना नहीं आएगा, मैं स्ट्रांग हूँ बोलता है, पता नहीं दूसरों को कोरोना है ना, उनके साथ हमको आ जाएगा, उनके बारे हमको आ जाएगा। इसलिए हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, बात करने समय मास्क डाल लो, हाथ धोते रहो, और उसके अलावा थोड़ा मेडिसिन बोलूंगा, अभी थोड़ा दवाई बोलूंगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेमन जूस, हनी जूस, और आंवला, आंवला जूस, ऐसी तरह नेचुरल रेमेडीज है ना, वो करे तो थोड़ा इम्यूनिटी एनहांस करेगा, एनहांस बढ़ेगा, इम्यूनिटी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा फायदा मिलेगा। बहुत है ये कोरोना, हम बहुत सीरियस बायोलॉजिकल वेपन लाइक है, इट इज ए ग्लोबल पैंडेमिक है। तो अभी थोड़ा स्टे होम, स्टे सेफ, एंड पहले आपका कॉन्फिडेंट रख लो, धरना नहीं, हम इसको मरा, इसको फाइट करना है, उसको हम कोई डरना नहीं, उसको डरने तो हमको साइकोलॉजी से हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। वी बी कॉन्फिडेंट, वी आर हेल्थी, we should give this message to society, be healthy, you are healthy, you will recover। so we give this message to society। and जो कुछ गवर्नमेंट देता है ना, सब वैक्सीनेशन ले लो, वैक्सीनेशन जरूर है। वैक्सीनेशन से कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी इंडिया में देता है ना, सब जो थोड़ा लोग थोड़ा ये बोलता है ये वैक्सीन ले लो तो हमको एलर्जी आ जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होएगा क्या है, कोई स्मॉल एलर्जी, थोड़ी दर्द होता है इधर, थोड़ा बुखार आता है, वही कोई नहीं। मैं अभी एक्सपीरियंस में कोई देता है देखा, कोई मेजर एडवर्स रिएक्शन बहुत रेयर है, वेरी रेयर मेजर एक्सपेंस। अदरवाइज सब लोग, सब इंसान एक वैक्सीन लेना है। अभी गवर्नमेंट बोलता है 18 साल उम्र को भी वैक्सीन देने वाला तैयारी करता है, तो ये वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने के बाद ये बात बोलूंगा, अभी वैक्सीन मैंने ले लिया मुझे कोरोना नहीं आएगा, ये नहीं सोचना है। वैक्सीन लेने के बाद भी हम थोड़ा प्रिवेंटिव मेसेज करना है हमारे लिए और दूसरे के लिए, ठीक है सब। तो दिस आर द बहुत बढ़िया मैसेज सर फॉर आपने, दिस। यस सर, कंप्लीट मैसेज, और बहुत ही ये इफेक्टिव, जो प्रैक्टिकली हमें डे टू डे लेके चलना है मेजर्स, वो सारी बातें आपने बहुत बेहतर तरीके से बताई। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर अब एक अगला प्रश्न है। Respected sir, you are variously served pharmacy profession like in sale, as a pharmacist, as an academician, as an administrator, etc. And now give your valuable suggestion and message to our younger pharmacists, teacher, researcher, industrialist, salespersons, etc. Of the pharmacy profession. Please. अच्छा बहुत, ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो मैंने बोला पहले से, ये फार्मेसी है ना, अभी बच्चों को एक बात, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, यू आर एंटर्ड इन वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। बी फार्म, बी फार्म करो, एंड यूर बेसिक क्वालिफिकेशन बी फार्म करो, बाद में एम फार्म करो, बाद में पीएचडी करो, सब अभी अब आगे बढ़ते रहना है। जब ये बच्चों सोचता है मैंने बी फार्म कर लिया, अब नौकरी जा, नौकरी को निकल जाऊंगा, कमाई करूंगा। देखिए अभी देखो बी फार्म होता है, और 10 साल से पर वो बोलेगा हमको बी फार्म नहीं होना है, एम फार्म होना है। इंडस्ट्री में बोलेगा, अभी एक अकेडमी में होता है, अकेडमिक में बी फार्म कोई नहीं, एम फार्म भी नहीं चलेगा,
PhD होना है, PhD M.Pharm होना है। इसलिए बच्चों, आप जो कुछ पढ़ता है ये बहुत बढ़िया कोर्स है, फार्मेसी कोर्स बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है। अच्छा ध्यान से पढ़ो, अच्छा मन से पढ़ो, उसको बोलते हैं डेडिकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट से पढ़ो। पढ़ के B.Pharm पढ़ो, बाद में सोसाइटी को मदद करो, तो अच्छा अच्छा दवाई के ऊपर सोच करो। और B.Pharm पढ़ के पास आगे पढ़ते रहो, B.Pharm करो, M.Pharm करो, PhD करो, सबसे सर्विस करते रहो। ये हमारा, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ न्यू जनरेशन, यू हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज नाउअडेज। मैं कल एक सेमिनार में अटेंड किया, तो उसको उसमें एक प्रोफेसर बात किया, वो मलेशिया से बात किया। न्यूवास्टैटिक न्यूवास्टैटिक नेचुरल हर्बल मेडिसिन फॉर एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन for COVID-19. That is nothing but leaves, herbal leaves, which is the newastatic. I will send you, if you give me your mail ID, I will tell you the name of the medicine. He is a pharmacy professor Malaysia. He has given newastatic medicines to remove, to enhance the immunity of our own body. So like that, you keep on studying. Always nowadays PhD is also not sufficient. After 5 years, a postdoctorate fellowship will become PDF. करो, इसमें क्या होता है, आप पढ़ते हैं, चीज एक है, आपका डिग्निटी, आपका नॉलेज, आपका आपका सोसाइटी में रेस्पेक्ट अच्छा होता है। जैसे मैं अभी बात करता हूँ ना, जैसे मेरा स्टूडेंट अभी आगे इस तरफ समझाना है, सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है। और एक बात अभी बोलना चाहता हूँ साहब, मैं 50 साल हो गया मेरा, जब नौकरी किया है ना, तो कॉलेज में एक बच्चों था, उनका नाम था कार्तिक प्रभु। वो मेरा जब मैं मार्केटिंग में था ना, उसको दिमाग था मैं कंपनी से तैयारी करना है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। अभी एक वो कंपनी चालू किया, मेरे पास आज से बात करते रहेगा, अच्छा कैसे अच्छा करना है, क्या मार्केटिंग करना है, क्या प्रोडक्ट डालना है, कैसे प्रेसिंग करना है सब। मैं अभी वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर हो गया, मार्केटिंग हो गया। अभी उसको 3 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री मद्रास में है और 1 फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा साथ है एक मद्रास फार्मास्यूटिकल है, वो मेरा स्टूडेंट ही है, वो अभी अच्छा बनाई। बहुत स्टूडेंट्स देखो, जैसे डॉक्टर पढ़ के वो क्लिनिक खोलता है ना, ऐसा ही है फार्मेसी पढ़ाई होने के बाद बच्चों अपना खुद इंडस्ट्री बनाता है। इंडस्ट्री बनने के बाद उन बच्चों को नौकरी देता है, हमारा B.Pharm बच्चों को नौकरी देता है। इसलिए बच्चों, आप अभी देखो, आपको कैरियर डिसाइड कर लो, क्या पढ़ना है। आपको फार्मासिस्ट बनाना है, नहीं साइंटिस्ट बनाना है, नहीं मार्केटिंग बनाना है, नहीं तो टीचिंग करना है, नहीं रिसर्च साइंटिस्ट होना है, वो सब डिसाइड मन से डिसाइड कर लो। अभी 2021 2050 में अब क्या होना है, ये डिसाइड करो। यही बोलता है हमारा प्रेसिडेंट, हमारा B. सुरेश, ही इज टेलिंग द सेम थिंग। इट इज नॉट जॉब, इट इज a career. फार्मेसी कैरियर इज गॉट वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। आप डिसाइड करो, अच्छा आगे बढ़ो। अभी और एक बात भी बोलना था, जैसे एक बच्चों, मेरा बच्चा अभी कंपनी बनाया। दूसरा ये बच्चों मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम अविनाश सिंह कुशवाहा। वो मेरा मेरा स्टूडेंट था जब मैं नौकरी करता था उधर प्रणव कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्वालियर में। अभी वो खुद कॉलेज चलाता है, खुद कॉलेज, उनका नाम RNS ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाता है। उधर B.Pharm, M.Pharm, मैन डिप्लोमा फार्मेसी सब कुछ कॉलेज चलाता है। इसीलिए अब डिसाइड कर लो क्या करना है। और दूसरा है एक बच्चा, अभी एक कैंडिडेट है, मेरा स्टूडेंट है, विश्वजीत रूही दास, मेरा स्टूडेंट है। अभी वो वेस्ट बंगाल में हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट है। ऐसे ही फर्क, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। और दूसरा विनीता गुप्ता, आपको मालूम है, लुपिन लैबोरेटरीज, द TB मेडिसिन स्पेशलिस्ट लुपिन लैबोरेटरीज। इस फादर देशबंद गुप्ता, उनका बेटी विनीता गुप्ता, वो B.Pharm किया मुंबई में, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अभी वो कंपनी चलाती है। इस तरफ अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर लो, पहले आपका कैरियर डिसाइड कर लो। कैरियर डिसाइड कर ले, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्लेटफॉर्म आई एम गिवन हैप्पी फॉर आवर team of pharmacology and Dr. Santosh Verma
अभी मेरा मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद है। आप डिजाइन कर लो, हमारा फार्मेसी का वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये अच्छा चीज इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, हमारा सोसाइटी को अच्छा करो। ओके, थैंक यू, गुड लक। एनी अदर क्वेश्चन है थैंक यू साहब? सर। सर सारी बातें तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दी हमारे ऑडियंस को सर। आपके जो वैल्यूबल सजेशंस और एक्सपीरियंसेस हैं, तो डेफिनेटली यू आर ए लिविंग लेजेंड। आपने अपने जो स्टूडेंट्स के टेस्टिमनी को भी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया, तो डेफिनेटली ये बताता है कि आप आपका कंट्रीब्यूशन इन द फार्मेसी फील्ड इन द फॉर्म ऑफ योर सीडलिंग्स भी काफी मायने रखता है सर। डेफिनेटली सर, हमारे ऑडियंस आपकी इन सारी बातों से काफी इनलाइटेंड होंगे और अपने करियर को पहले से ही तय करना ये चाहेंगे कि वो आगे क्या बने। इस बात को सुनने के बाद वो समझ पाएंगे कि वाकई आफ्टर 2050 वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया, ये डेफिनेटली उनके करियर की गोल को डिसाइड करने में बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओके, विद अस। थैंक भाई